अस्सलाम वालेकुम। ये अगला टॉपिक देख लेते हैं। डू सिरी, एलेक्सा एंड गूगल हेल्प अस बी मोर क्रिएटिव। इन तीनों टूल्स का आपको पता है, सिरी क्या होती है, एलेक्सा क्या होता है, गूगल सर्च क्या है। क्या इन चीज़ों की मौजूदगी में या इन चीज़ों की वजह से हम ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं? ये ज़रा देख लेते हैं इसको। अब ये देखें, आपके पास ये स्मार्ट चीज़ें मौजूद हैं। सिरी जो है वो आपकी कॉल्स अनाउंस कर देती है, उसके मैसेज पढ़ देती है, पता नहीं क्या कुछ कर देती है। ये देखिए, पता नहीं होता आपको कौन कॉल कर रहा है, सिरी बता देगी। सिरी आपका पर्सनल असिस्टेंट है। सिरी डज़ मोर देन एवर इवन बिफोर यू आस्क। ये बिल्कुल बात सही है कि आपके पता करने से पहले ही वो आपके लिए काम कर के तैयार करके बैठे हुए। इसी तरह एलेक्सा, एलेक्सा जो है वो एक अलहदा से चीज़ है, लेकिन वो भी मोर और लेस सिरी जैसी चीज़ ही है। ठीक है। आर सिरी एंड एलेक्सा मेकिंग अस रूडर? मतलब अब ये तरह तरह के क्वेश्चंस हैं कि इस किस्म के जो टूल्स हैं जिसको स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स कहते हैं, जो कि बिल्कुल आपके कॉमन फ़ोन्स में आपके पास अवेलेबल हैं। क्या ये हमारे लिए बेहतरी पैदा कर रहे हैं या वो या आपको आपके लिए नुकसान पैदा कर रहे हैं? तो ज़रा 1 मिनट देख लेते हैं सिरी कर क्या कह सकती है। ये देखिए, ये मैंने सिरी अपनी ऑन कर लिया, ठीक है। अब वो सिरी मेरे मैक में मेरी पर्सनल असिस्टेंट है। मेरी हर चीज़ फाइंडर, सिस्टम प्रेफरेंस, अबाउट दिस मैक, जो भी मेरे पास चीज़ें हैं, स्पोर्ट्स, फ़ोटोज़, मैप्स, म्यूज़िक, वेदर, स्टॉक्स, वेब सर्च, हर चीज़ जो है मेरी, वो मेरे मुझे बताने के लिए वो तैयार है। देखिए, मिसाल के तौर पे पासवर्ड्स को मैं क्लिक करती हूँ। अब वो मुझे सिर्फ ये बताने की कोशिश करी कि मुझसे तुम क्या-क्या पूछ सकती हो ज़ुबानी। अब मैं बोल के पूछ सकती हूँ, शो माय पासवर्ड्स, कि मेरे पासवर्ड्स बता दो, मेरा नेटफ्लिक्स का पासवर्ड क्या है? मैं ये से पूछ सकती हूँ और ये मेरा मुझे कुछ किए बगैर ये निकाल लाएगी। इसी तरह एक कैलेंडर जो है मेरा, उसमें मैं इसको क्या-क्या ऑर्डर कर सकती हूँ? मैं कह सकती हूँ सेट अप अ मीटिंग एट 9, सेट अप अ मीटिंग विद स्टुअर्ट एट 9, कि मतलब मैं उसको ये बता सकती हूँ कि किस-किस बंदे के साथ मेरी कितने बजे मीटिंग सेट कर दो। अब मैं अपने इवेंट्स चेंज करने का कह सकती हूँ कि जी मेरी 3 पीएम वाली जो मीटिंग है ना, उसको 4:30 कर दो। यानी ये सारी चीज़ें मैं आवाज़ से बोल के उसको बताऊँ, वो चेंज कर दे। इसी तरह अबाउट दिस मैक पे चले जाते हैं, वो कि मैंने अगर कोई पूछना है तो मैं उससे पूछ सकती हूँ कि मेरा मैक कितना फ़ास्ट है, कितनी मेमोरी रह गई है इसमें, और मेरे मैक का सीरियल नंबर क्या है, और फ्री स्पेस कितनी बची हुई है, और ये जो मेरा ओएस वर्ज़न है ये कौन-सा वाला है। मतलब ये कि 2 बातें, एक तो ये कि मैं ये सारी बातें इस तरह-तरह के हर तरह के क्वेश्चन सिरी से पूछ सकती हूँ और वो मुझे जवाब देगी। दूसरी बात ये है कि एक और भी बात देखिए कि सिरी मेरी इंटेलिजेंस कैसे बढ़ा रही है, क्योंकि मिसाल के तौर पे स्पोर्ट्स में चले जाएँ, कि अब ना सिर्फ़ ये कि मेरे पास ये ऑप्शन है कि मेरा दो जो दिल चाहता है स्पोर्ट्स के बारे में उससे पूछ लूँ, बल्कि ये मुझे एजुकेट भी करे। ये मुझे बता भी रही है अच्छा क्या-क्या पूछो। अब मैंने कभी स्पोर्ट्स में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं क्या करूँगी कि मुझे तो पता ही नहीं मैंने क्या सवाल पूछना है। तो वो मुझे अब ये बता भी रही कि अच्छा लिवरपूल जीत गया, टॉटनहैम जो है वो उसने क्या किया लास्ट नाइट, और गेम के शेड्यूल्स और स्टैंडिंग्स और ये प्लेयर इन्फॉर्मेशन, ये सारे सवाल मुझे वो बता रही है, जो कि सच्ची बात है। इससे पहले मुझे इन सवालों का नहीं पता था, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है। इसी तरह आप फ़ोटोज़ में चले जाएँ, तो वो मैं उसको कह सकती हूँ कि भई मेरी कल कल जो मैंने तस्वीर खींची थी ना, वो मुझे दिखा दो। और ऐसा करो लास्ट नाइट जो तस्वीरें मेरी थी ना, वो बता दो। और फिर ये कि मेरी जो पिछले वीकेंड की वीडियोज़ थी ना, वो दिखा दो। अब इस टूल के पास पूरा कंट्रोल है एक तरीके से मेरी लाइफ का, और इसलिए भी कि मेरे फ़ोन्स दूसरे जो हैं वो इसके साथ कनेक्टेड हैं। यानी मैंने फ़ोन से कोई एक्टिविटी की, या मैंने मैक से कोई एक्टिविटी की, या मैंने किसी भी चीज़ से एक्टिविटी की है, उससे उसके बारे में पूछ सकती हूँ। मैं मौसम के बारे में पूछ सकती हूँ कि अच्छा वेदर फ़ोरकास्ट क्या है, कि क्या होने वाला है, या ये कि इस वक़्त कैसा मौसम है, या ये बताओ कि शाम को क्या होने वाला है, या न्यूयॉर्क में इस वक़्त क्या हो रहा है। ठीक है? एडिनबरा में इस वक़्त क्या हो रहा है, या थर्सडे को क्या हो रहा है। मतलब ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि मेरे दिमाग में सवाल आ सकते हैं, और मुझे चूँकि मेरे पास मेरा पर्सनल असिस्टेंट सिरी मौजूद है, तो मुझे किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं। तो क्या ये सिरी, एलेक्सा हमें बदतमीज़ ज़्यादा बनाते हैं, हमारे लिए गलत ज़्यादा है, या हमारे लिए इनका फ़ायदा है? अब इसी तरह गूगल सर्च को भी देख लेते हैं।
मैंने अभी पूरा लफ्ज़ लिखा ही नहीं, व्हाट टू कुक। हो सकता है मैं कूल लिखना हो, लेकिन मैंने कुक अभी पूरा किया भी नहीं और उसने मुझे इतनी सारी ऑप्शंस दे दिए। व्हाट टू कुक टुडे, व्हाट टू कुक फॉर डिनर, फॉर इफ्तार, फॉर पाकिस्तानी डिनर, व्हाट टू कुक व्हेन बोर्ड, व्हाट टू कुक टुडे इन पाकिस्तान, व्हाट टू कुक विद चिकन, व्हाट टू कुक टुमारो पाकिस्तान। मतलब उसको, इस स्मार्ट डिवाइस को, चूँकि मेरी लोकेशन पता है, क्योंकि मुझे उसको पता है मेरे मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, तो उसने मेरे सोचने से पहले ही बहुत सारी चीज़ें मुझे बता दी कि अच्छा ये पूछ सकते हैं आप। नाउ दिस इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक लिहाज से उसका हल्का तरीन वर्ज़न, ठीक है? हाउ टू थ्रो, अब भाई मैंने क्या पूछना है, हाउ टू थ्रो अ कॉइन, हाउ टू थ्रो अ पार्टी, कुछ भी। अब उसने मुझे बहुत सारी ऑप्शंस दे दी, हाउ टू थ्रो डार्ट्स, फ्रिस्बी, कार्ड्स, या फलानी गेम में नाइफ कैसे फेंकना है, जो एक अच्छा हाउ टू थ्रो एक्सेप्शन इन जावा। मतलब एक फ़ील्ड नहीं, बहुत सारी फ़ील्ड्स में से, यानी गेम्स में से, टेक्निकल चीज़ों में से, पार्टीज़ में से, गेम्स में से, और फ़िज़िकल चीज़ों में से उसने जो चीज़ें हो सकती हैं वो उसने निकाल के मुझे पहले ही दे दी। हाउ टू रिसर्च अ टॉपिक, एनी टॉपिक, कीवर्ड्स फॉर एसईओ, वेंडर्स, आर्टिकल्स, ब्लॉग पोस्ट, प्रपोज़ल, मतलब रिसर्च प्रपोज़ल, मतलब मैंने अभी बात पूरी भी नहीं की। मैंने अभी बात पूरी भी नहीं की और उसने मुझे इतने सारे सवाल दे दिए। अब ये देखें, हाउ टू आस्क क्या, अब उसने मुझे इतनी सारी ऑप्शंस दे दिए कि हाउ टू आस्क अ गर्ल फॉर हर पिक्चर, हाउ टू आस्क फॉर हेल्प, हाउ टू आस्क फॉर रिव्यू ऑन फाइवर, हाउ टू आस्क अ गर्ल आउट, हाउ टू आस्क अ क्वेश्चन, हाउ टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस। यानी आस्किंग की जितनी वैराइटीज़ उसको लगता है मेरे से रिलेटेड है, मेरी बात मुँह से निकलने से पहले उसने मुझे बता दी। इसी तरह हाउ टू रू, अभी अब रन मैंने पूरा नहीं लिखा, उसने खुद ही पढ़ लिया कि रन ही हो सकता है। मैं कुछ और भी कह सकती हूँ, रूड भी लिख सकती थी, लेकिन अगर मैं रूड लिखती तो ये जुमला करेक्ट ना होता, तो उन्होंने ग्रामर के हिसाब से करेक्शन का हिसाब लगाया कि हाउ टू र के बाद एन ही आएगा, तो उन्होंने रन की कितनी अब हाउ टू रन पबजी ऑन पीसी, हाउ टू रन पाइथन कोड, हाउ टू रन अवे फ्रॉम होम, हाउ टू रन पीएचपी फाइल, हाउ टू रन व्हाट्सएप ऑन पीसी। मतलब रन जिन जिन मतालिब में, मतलबों में इस्तेमाल होता है, उसने सारे के सारे निकाल दिए मेरी बात पूरी होने से पहले। इसी तरह आप कोई भी एक चीज़ टाइप करते हैं तो गूगल सर्च का काम यही है कि वो उससे मुतल्लिक जितनी चीज़ें हैं उसने आपको निकाल देना है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्रिएटिविटी से क्या है? इसका मतलब क्या ये है कि हम क्रिएटिव ज़्यादा हो जाते हैं ये चीज़ें इस्तेमाल करने से? मेरा ख़्याल है हाँ, हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि क्रिएटिविटी जो है उसका, तख्लीक का ताल्लुक इस चीज़ से है कि आपके पास कितने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, कितनी ज़्यादा तरह-तरह की इन्फॉर्मेशन है, कितना आप अपने आप को नई चीज़ों के बारे में फ़ैमिलियर करते हैं, कितना आप अपने आप को एजुकेट करते हैं। जितनी ज़्यादा आपके पास नॉलेज बेस होगी, उतना ज़्यादा आपके लिए चीज़ क्रिएट करना आसान और अच्छी चीज़ क्रिएट करना आसान होगा। तो मेरे ख़्याल में ये जो टूल्स हैं हमारे, ये जो स्मार्ट टूल्स हैं, ये हमें डायरेक्टली क्रिएटिव होने में की एबिलिटी हमारी बढ़ाएँ या ना बढ़ाएँ, लेकिन क्रिएटिव होने के लिए जो टूल बॉक्स हमें चाहिए, जो हमें अल्फ़ाबेट चाहिए, जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो आपको बहुत जल्दी आपको अवेलेबल करता है आपके लिए, लेकिन उसके अलावा ये आपको एजुकेट भी करता है। अब ये बहुत सारी चीज़ें, अक्सर ये सर्च में सिर्फ़ आप जो चीज़ें निकालते हैं वो आपको नहीं पता होती। मेरे हिसाब से जो भी चीज़ें मैं निकालती हूँ उसकी सर्च में मुझे 20-25% चीज़ें पता होती हैं। बाकी 70-80% जो चीज़ें हैं वो किसी दूसरी दुनियाओं से उनका ताल्लुक है जिसका मेरे से ताल्लुक नहीं है। अब अब मैंने क्या किया कि मैंने अनयूजुअल वर्ड्स, जिन लफ्ज़ों का मतलब मुझे नहीं पता था, मैंने वो डाले। अब मुझे पता चला कि स्पूडल तो कोई जानवर है, स्पूडल किसी कुत्ते की नस्ल का नाम है। मुझे तो नहीं पता था स्पूडल, तो मेरा ख़्याल था एमी कोई लफ्ज़ है। अब बात ये है कि ये एबिलिटी कि दुनिया की तमाम इन्फॉर्मेशन गूगल पे मौजूद है। दुनिया की तमाम डिक्शनरीज़, तमाम किताबों, तमाम रिसर्चेज़, तमाम लोगों की ज़ाती पसंद नापसंद की इन्फॉर्मेशन गूगल के पास मौजूद है। इसका मतलब है कि आपने जो भी काम करना है वो करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉलेज आपके लिए अवेलेबल है। ये आपकी क्रिएटिविटी में हेल्प बहुत करती है। एक लिहाज से क्रिएटिविटी ख़त्म भी करती है, क्योंकि मतलब क्रिएटिविटी के ओरिजिनैलिटी के चांसेस ख़त्म भी करती है, क्योंकि जो भी चीज़ मैंने सोची होगी मोस्ट प्रोबेबली दुनिया में की होगी किसी ने, मुझे पता चल जाएगा। मेरे ख़्याल में जो मैंने स्पूडल वर्ड जो है वो मैंने खुद ही क्रिएट किया था। मेरे हिसाब से
यहाँ पाकिस्तान में लाहौर में बैठे हुए मैं समझ रही हूँ कि स्पूडल लफ्ज़ मैंने नया क्रिएट किया है, ये ओरिजिनल वर्ड है। पता चला कि नहीं, ये तो बिल्कुल ओरिजिनल नहीं है। स्पूडल की तो इतनी टाइप्स हैं। स्पूडल्स कुत्ते का नाम है, कुत्ते की एक नस्ल है, और स्पूडल्स डेली भी है, यानी एक बिज़नेस का नाम भी स्पूडल्स के ऊपर है। मतलब ये कि कोई नई चीज़ नहीं है। मेरे लिए अपनी नई चीज़ को चेक करना भी इन चीज़ों के लिए की मौजूदगी में आसान है, लेकिन कोई नया काम करने के लिए जो मुझे रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो हासिल करने में भी ये इंटेलिजेंस मेरी बड़ी हेल्प करती है। अब ओबो है, मुझे पता है कि ये कोई इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो क्या उसकी ख़ासियतें क्या हैं। अब मैंने सिर्फ़ ओबो टाइप करना है, उसने मुझे ओबोस की नस्लें बता दी हैं, और विकिपीडिया ने मुझे उसकी तमाम जो उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन वो बता दी है। साथ मुझे यूट्यूब ने ओबो बजाने के तरीके से लेके ओबो के अच्छे प्लेयर्स से लेके उसके बेस्ट म्यूज़िकल पीसेस तक, यानी जो कंप्लीट तरीन इन्फॉर्मेशन किसी ऐसी चीज़ के बारे में हो सकती है जिसका अभी मुझे लफ्ज़ का अभी-अभी पता चला है। अगले 4 सेकंड में मेरे पास उस लफ्ज़ की समझें कि जो भी गहरी तरीन इन्फॉर्मेशन है उसका तकरीबन समझें कि 60% के करीब मेरे पास एक बेसिक गूगल सर्च में आ जाता है। अब मेरे लिए ही कोई भी काम करना इसलिए आसान है, मुश्किल से मुश्किल, क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरा पार्टनर है वो चीज़ गूगल, जो कि समझे कि किसी भी मेरे सिंगल इंसानी पार्टनर से 10,000 गुना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके पास है। तो मुझे इंसान की क्या ज़रूरत है? मेरे लिए पार्टनरशिप जो है वो गूगल की बहुत फ़ायदेमंद है। अब अनयूजुअल चीज़ें भी मैंने बीच में टाइप करती कि जी पापड़, कैरट का पापड़। मैंने कहा कैरट का पापड़ कौन बनाता होगा? पता चला कि नहीं भाई, कैरट पापड़ तो बड़ा पॉपुलर चीज़ है। गाजर के पापड़ जो हैं वो बड़ी एक मशहूर चीज़ है। अब मेरे ख़्याल में यहाँ बैठे हुए मेरे ख़्याल में कैरट का पापड़ कुछ नहीं होता, मैंने ये कोई बड़ी नई डिश ईजाद की है। लेकिन मुझे पता चला कि नहीं, बहुत ज़्यादा चीज़ें। तो आपकी इस मामले में हेल्प करती है। मैंने कहा चलो मैंगो पापड़ भी नहीं किसी ने बनाया होगा, पता चला नहीं जी मैंगो पापड़ भी बेतहाशा लोगों ने बनाए हुए, बड़ी रेसिपीज़ हैं, बड़ी शक्लें हैं। मैंगो का स्पाइसी मिर्चों वाला पापड़ भी है, केरी का स्पाइसी पापड़, आम का पापड़, मतलब ये कि आम पापड़, मैंगो पापड़ बहुत ज़्यादा मशहूर डिश है। फिर मैंने कहा क्यूकम्बर शू, यानी खीरा और जूता, ये कहाँ से आ गया? ये तो किसी ने नहीं सोचा होगा। पता चला कि नहीं भाई, बहुत लोगों ने सोचा है। वो देखें, ये देखें, ये देखें। क्यूकम्बर शू के ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने काम किया, बेशक इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्यूकम्बर को यानी खीरे को और जूते को बहुत लोगों ने कनेक्ट किया। इसी तरह सेलर मून, अब मैंने कहा ये 2 बिल्कुल फ़र्क लफ्ज़ हैं, इनका कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे पता चला कि नहीं, सेलर मून एक पूरा कैरेक्टर है, पूरा कैरेक्टर है, यानी उसमें भी मैं डिफ़ीट हो गई। फिर मैंने कहा कि चलो पर्पल मैरून मंकी लिख के देखते हैं, मैरून डोंकी लिख के देखते हैं। पता चला जी मैरून डोंकी के ऊपर भी लोगों ने कुछ ना कुछ काम किया हुआ है। ये देखिए अजीबो-गरीब चीज़ें जो हैं वो मैं गूगल करती रही हूँ, और मुझे कहीं न कहीं से मैंने कहा था कि फ्लोर बेड के लिए मैंने गूगल किया तो फ्लोर और बेड की चीज़ें निकल आईं। बहुत सारे ऐसे बेड्स निकल आए जो फ्लोर लेवल पे हैं। फिर मैंने लिखा कि गणेश कैरेट, ये गणेश, लॉर्ड गणेश और कैरेट, इसका क्या ताल्लुक है? पता चला कि नहीं भाई, लॉर्ड गणेश का कैरेट से ताल्लुक है कहीं न कहीं। ये देखिए यूट्यूब पे उन्होंने कि गणेश की शक्ल की कैरेट्स हैं। ये देखिए गणेश उनका गॉड है, हिंदुओं का गॉड है। पता चला कि गणेश की शक्ल की कैरेट्स या कैरेट से बने हुए गणेश बहुत ज़्यादा हैं। फिर मैंने कहा लींबू कोई ऐसा वर्ड नहीं होगा। मेरा ख़्याल था कि लींबू कोई टेढ़ा सा लफ्ज़ है, इसमें कुछ नहीं हुआ। पता चला कि लिम्बू पीपल यानी एक इंडिजिनस और नेटिव लोग हैं, हिमालयाज़ में रहते हैं, हिमालयन पहाड़ियों में रहते हैं इंडिया में, उनकी नस्ल का नाम, उनके कबीले का नाम लिम्बू है। यानी मुझे लिम्बू ने भी डिफ़ीट कर दिया कि नहीं भई लिम्बू भी मौजूद है कोई चीज़। मैंने कहा पित्सी, पित्सी क्या होता है? पित्सी कोई लफ्ज़ नहीं है। पता चला कि नहीं है। पित्सी लॉज, अब ये ऐसा लफ्ज़ है जिसका प्रोनाउंसिएशन भी कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने खुद ही ऐसे ही बनाया। पता चला एक पर्सन है जो कि साउथ अफ्रीकन खातून है, और उसकी मतलब उसी के नाम पे रहने की भी जगह है, और वो आर्टिस्ट भी है। अब मैंने कहा श्टुक लिख देती हूँ, श्टुक।
भई हो सकता है किसी और ज़ुबान में निकला है, अंग्रेज़ी में ना हो। लेकिन मुझे पता चला कि नहीं जी, श्टुक के ऊपर भी चीज़ें हैं। मैंने कहा एंट ऑर्नामेंट, चूंटी और ज़ेवर। एंट ऑर्नामेंट किसने बनाया होगा, पता चला नहीं जी बनाया हुआ है। एंट ऑर्नामेंट है, एटसी पे बिक रहा है। ये देखिए एंट ऑर्नामेंट्स हैं, बिकते हैं। स्टूडियो डॉग, ये भी मैंने ऐसे कहा कि स्टूडियो और डॉग का क्या ताल्लुक है, पता चला कि नहीं जी डॉग्स की तस्वीरें खींचने के लिए अलहदा स्टूडियोज़ हैं। मैंने कहा पिक्टो, बस पिक्टो लिख दिया मैंने कहा भाई पिक्टो लिखो, देखते हैं क्या होता है। पता चला पिक्टो भी कोई चीज़ है, और पिक्टो के साथ और बहुत सारे लफ्ज़ हैं कि जी पिक्टोग्राफ है, पिक्टोग्राम है, पिक्टो चार्ट है। ये तरह की अलग-अलग चीज़ें हैं जो कि मौजूद हैं। मैंने कहा कि चलो ये लिख देते हैं। मैंने कहा चलो और कुछ नहीं तो उसका तर्जुमा करके देखो, कुछ ना कुछ निकल आए। वो देखें प्रोबा ने, विकिपीडिया ने भी निकाल दिए। प्रोजेक्ट फॉर ऑन बोर्ड ऑटोनॉमी, यानी ये भी कोई साइंटिफिक चीज़ है। इसका ताल्लुक जो है वो काइंड ऑफ मेरे ख़्याल में ये सैटेलाइट है। लेकिन बात ये है कि ये वो दुनियाएँ हैं जिनका मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन उन दुनियाओं में भी जो कि आम हालात में रहते हुए मैं इन दुनियाओं तक कभी नहीं पहुँच सकती। वो मैं चाहूँ तो गूगल के ज़रिए पहुँच सकती हूँ। यानी कोई दुनिया की फ़ील्ड, कोई दुनिया की डिसिप्लिन ऐसा नहीं है जहाँ मैं बाय एक्सीडेंट बाय चांस या बाय इंटेंट मैं पहुँच नहीं सकती। इसका मतलब ये है कि मैं वाक़ई में एक बहुत बड़े ग्लोबल नॉलेज बैंक का एक छोटा-सा पार्ट हूँ। तो इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब ये बनता है कि मेरी इंटेलिजेंस और फिर बाय डिफ़ॉल्ट मेरी क्रिएटिविटी मेरे छोटे से दिमाग के अंदर कैद नहीं है। मेरे दिमाग के साथ गूगल सर्च की वजह से इतने ज़्यादा हज़ारों, लाखों, करोड़ों और दिमाग कनेक्टेड हैं कि किसी और के दिमाग की सोच भी बड़े आराम से 2 सेकंड के अंदर मेरे दिमाग में आ सकती है। कि यानी आज की क्रिएटिविटी की पॉसिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि मैंने सिर्फ़ अपने दिमाग में पिछले 50 साल में जो चीज़ें स्टोर की, जो सीखी, मुझे उसके ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं। वो तो एक छोटा-सा पार्ट है। असल बड़ा पार्ट तो वो है जो कि बाकी 50-50 साल के दिमागों ने भी इतने-इतने सालों में दुनिया के अलग-अलग जगहों पे जो चीज़ें सीखी, जो की, मैं उसका भी उतना ही फ़ायदा उठा सकती हूँ जितना अपने दिमाग की चीज़ का फ़ायदा उठा सकती हूँ। तो इसलिए मैं ये समझती हूँ कि जब जब कहते हैं कि टेक्नोलॉजी चलती है तो वो मल्टीप्लाई होती है, प्लस नहीं होती, मल्टीप्लाई होती है। अब ये मल्टीप्लाई हो रही है। मैं और मेरा पार्टनर ऐसे नहीं है, मैं और मेरा कोई और पार्टनर होता 1 + 1, लेकिन ये हो रहा है मैं और बाकी सारी दुनिया के लोग, यानी 1 इंटू 1 करोड़। तो यानी मल्टीप्लिकेशन की हदें पार हो जाती हैं और ज़ाहिर है फिर आपकी ओरिजिनल काम करने की अपॉर्चुनिटी भी आपकी बढ़ती है।